हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। दरअसल हम जिस प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं ये झारखंड बोर्ड द्वारा 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर में ही प्रश्न डाला हुआ है और क्वेश्चन संख्या देखेंगे तो 48 आपको मिल जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है और दोनों ही मीडियम में हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को दबा करके शेयर जरूर करना, ठीक है। आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो जरूर, लेकिन रेट बहुत कम है, स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी भाई। हम पूरे सपोर्ट में आप लोगों के हैं, हर एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो वीडियो जो है दोस्तों के साथ जरूर से जरूर साझा करना। यहाँ पर देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझना ईमानदारी से। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से देखो 48 नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल कैसा होता है, यहीं से दिमाग में बैठा लो। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि रिटर्न्स टू स्केल कैसा होता है, लॉन्ग रन को एक्सप्रेस करता है। ये लॉन्ग रन मतलब दीर्घकाल, जहां पर हम उत्पादन के सभी साधन को परिवर्तन कर सकते हैं। लो पहला एमसीक्यू यही बनता है कि रिटर्न्स टू स्केल कैसा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। आगे देखो, व्हेन डज अ प्रोडक्शन फंक्शन सो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, हमें क्या दिखाना है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दिखाना है, यानी कि स्थिर पैमाने का प्रतिफल दिखाना है। और क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल भी दिखाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर तीन स्थितियां बनती है, तीनों पर हम बात कर देंगे। देखो पैमाने का प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि एक उत्पादन फलन पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कब संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द स्केल ऑफ इनपुट इन द लॉन्ग रन। मतलब दीर्घकाल में इनपुट आउटपुट के बीच के रिलेशन को जांच करता है कौन, रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, आगे देखो, When all the inputs are increased, जहां पर हम उत्पादन के सभी साधन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किस प्रपोर्शन में, इन द सेम प्रपोर्शन, यानी कि समान अनुपात में। तो यहां पर ध्यान रखना, ऑल इनपुट्स आर क्या, इंक्रीज्ड, मतलब क्या है, लॉन्ग रन है। क्यों, क्योंकि दीर्घकाल में हम उत्पादन के सभी साधन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है आपको कि हम सभी फैक्टर्स को क्या बढ़ा रहे हैं, सेम प्रपोर्शन में बढ़ा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम प्रपोर्शन में हम चेंज करेंगे। जैसे कि अगर हम 1 एकड़ लैंड के साथ में अगर 2 जो है लेबर लगा चुके हैं, तो अगर हम लैंड की संख्या बढ़ाते हैं, मान लो लैंड हमने कर दिया 2 एकड़, तो हम यहाँ पर लेबर कर देंगे उस हिसाब से 4। मतलब प्रपोर्शन हमें सेम टू सेम रखना है। देखिए यहाँ पर 1 एकड़ लैंड पर, यानी कि 1 एकड़ भूमि पर 2 जो है यहाँ पर लेबर काम कर रहे थे। अब 2 एकड़ लैंड पर हमारा जो है वो कितने लेबर काम करेंगे, 4 लेबर काम करेंगे। तो इस तरीके से जो है ना प्रपोर्शन हमें कह रहा है। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे देखो हिंदी में कह रहे हैं क्या कि पैमाने का प्रतिफल का नियम दीर्घकाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैमाने का प्रतिफल कैसा है, दीर्घकाल का है, लॉन्ग रन का है। जहां पर क्या हो, तो उत्पादन और साधनों के बीच संबंध को जो है ना ये बतलाता है। दीर्घकाल में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में जो संबंध देखते हैं वो क्या, कौन बता रहा है, पैमाने का प्रतिफल बता रहा है। जब सभी साधन समान अनुपात में बढ़ाए जाते हैं, क्या किया जाता है, सभी साधन को समान अनुपात से क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। क्योंकि ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। आपको हम बताते हैं, हमने बताया था आपको 2 तरह का प्रोडक्शन फंक्शन होगा। एक जो है यहाँ पर क्वांटिटी आउटपुट ले लीजिए, यहाँ पे फंक्शन किसका होता है, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, और भी बहुत सारे फैक्टर्स ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलेंगे। अब देखो आगे, यहाँ पर आउटपुट हमने लेना है, तो यहाँ पर ले लिए फंक्शन किसका, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब इसमें हम क्या करते हैं, उत्पादन के कुछ साधन को स्थिर रख देते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमारा लैंड यानी कि भूमि को हमने फिक्स्ड कर दिया, तो इसके ऊपर बार का प्रयोग करते हैं। कैपिटल को हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। तो ये जो हम लोग लिखे हुए हैं ये वाला फंक्शन, ये हमारा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन जैसे आपकी मालूम है कि जो रिटर्न्स टू स्केल है ये तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब जहाँ पर उत्पादन के ये सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। देखो सभी साधन क्या है, सभी साधन वेरिएबल के रूप में है, किसी के ऊपर इस प्रकार से बार का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब हम लोग
किसी भी फैक्टर के ऊपर में बार का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका मतलब वो वेरिएबल फैक्टर है। जैसे यहाँ पर देखो सभी फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करता है और ऐसा ही होता है हमारा रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लैंड के ऊपर में बार का प्रयोग किया गया, कैपिटल के ऊपर भी बार का प्रयोग किया गया, तो ये होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और ऐसा होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ध्यान रखना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये एमसीक्यू में आ सकता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, ध्यान रखना, वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, हम लिख नहीं पाएंगे पूरा, हाँ लिखा गया। चलो, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि ये है आपका रिटर्न्स टू स्केल आने की, और ये है क्या आपका शॉर्ट रन, दैट मीन्स कि आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये क्या है रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर भी मेंशन कर दो, ये आपका लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अब पैमाने के प्रतिफल में ना आपको जो है 3 अवस्थाएं अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है 3 स्टेजेस, यानी कि 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। कह रहे हैं कि व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन एंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेंडेड। तो क्या होता है, हमारा उत्पादन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, लेकिन किस ढंग से बढ़ता है ये भी हम लोगों को देखना है। द इफेक्ट ऑन आउटपुट सोज 3 स्टेजेस। तो हमें जो है ना, अगर हम वेरिएबल को या फिर अगर हम सारे फैक्टर्स को सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज करते हैं तो हमारा आउटपुट पर कैसा असर पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, ये देख लीजिए। 3 तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। यानी कि जब हम सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाते हैं और उत्पादन के पैमाने का विस्तार किया जाता है तो हमें उत्पादन पर 3 चरणों में प्रभाव दिखाई देता है। 3 स्टेज में हमें जो है प्रभाव दिखाई देता है। पहला क्या होता है, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कैसा होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब वृद्धिमान मतलब बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्थिर पैमाने का प्रतिफल या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने का कैसा प्रतिफल है, स्थिर प्रतिफल है। और पहला कैसा था, वृद्धिमान प्रतिफल, समझिए यहाँ पे। और तीसरा क्या है, कह रहे हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, दैट मीन्स कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। तो ये यहाँ पर 3 तरह के स्टेज आपको ध्यान रखना है। पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, या फिर पैमाने का समान प्रतिफल भी आप बोल सकते हैं, और उसके अलावा पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। यही आपको पढ़ने हैं रिटर्न्स टू स्केल के भीतर में। जैसा कि आपको क्वेश्चन में कह रहा था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दिखाने के लिए और वृद्धिमान प्रतिफल को दिखाने के लिए, केवल 2 ही कह रहा था दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम तीनों स्टेज को साथ में ही आपको दिखा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाइए एजम्पशंस पर कि कौन कौन सी मान्यताएं ली गई हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पर मान लिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ हमने कहा रिटर्न्स टू स्केल कैसा है, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। और लॉन्ग रन में क्या होते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला एजम्पशन क्या है, कह रहे हैं कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल आर क्या, वेरिएबल। सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। बट ध्यान रखना, जो मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग लगे हुए हैं वो फिक्स्ड रहेंगे। यानी कि हमारा प्रोडक्शन मैनेजर कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप कौन है, साहसी कौन है, उद्यमकर्ता कौन है, ये सब हमारे जो है फिक्स्ड रहने वाले हैं। और हम सारे अन्य फैक्टर्स में बदलाव लाएंगे, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होगा। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल में। दूसरा देख लीजिए, दूसरा एजम्पशंस तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, चाहे तो कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन लीजिए, हम लोग टेक्नोलॉजी में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए हमेशा से। कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन देगा तो वहाँ पर तकनीक में परिवर्तन नहीं होता है बीच में। जिस तकनीक की मदद से उत्पादन करने के लिए कहा जाए उस तकनीक से हम उत्पादन कर सकते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं उत्पादन की तकनीक 2 तरह की होती है। एक हमारा होता है लॉन्ग, यहाँ पर देखो, एक हमारा होता है लेबर ज़्यादा कैपिटल कम। क्या हो गया ये हमारा हो गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि लेबर ज़्यादा लगा हुआ है कैपिटल कम। ठीक है, यहाँ पर देखो श्रम ज़्यादा है पूंजी कम है। दूसरा देखते हैं, एक ऐसा भी हो सकता है कि हमने कैपिटल ज़्यादा लगा दिया है बट लेबर कम लगाया है, तो ऐसा भी प्रोडक्शन हो सकता है आपका। तो उस समय समझिए कैपिटल आपने ज़्यादा लगाया है, लेबर कम, तो ये हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर ज़्यादा लगा हुआ है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो इस तरह से जो भी तकनीक आपके पास दिया होगा उसी से उत्पादन करना, उस तकनीक में कोई भी बदलाव नहीं करना है। अगला एजम्पशन देख लो। अगला एजम्पशन तो बहुत ही खतरनाक है भाई। यहाँ पर मान लिया गया है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं विद्यमान हैं, यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है।
इसका मतलब क्या है कि हमारे लैंड और लेबर या फिर अन्य जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हमने लिया है सब के सब क्या होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे। होमोजीनियस होगा मतलब सब समरूप होंगे, मतलब जितनी इफिशिएंसी एक लेबर की है उतना ही इफिशिएंसी दूसरे लेबर की भी है। जितना इफिशिएंसी एक हमारी भूमि का है उतना ही इफिशिएंसी दूसरी भूमि का भी है। मतलब यहाँ पर ये मान लिया गया है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कई सारी जो है विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, लार्ज नंबर में बायर्स एंड सेलर्स होंगे, तो ये सब सारा एजम्पशन यहाँ भी मान लिया गया है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा एजम्पशन क्या है, आउटपुट्स और रिटर्न्स। आउटपुट को ही रिटर्न बोलते हैं, कोई अलग अलग बात नहीं है। ये मेजर किया जा सकता है इन फिजिकल टर्म्स, मतलब कि जो भी हमारा उत्पादन की मात्रा होगी उसे हम यहाँ पर फिजिकली मेजर कर सकते हैं कि वो कितना केजी, कितना लीटर, कितना मीटर उत्पादन हुआ है। मतलब फिजिकल टर्म्स में हम उसे माप सकते हैं, मतलब उत्पादन की मात्रा को भौतिक इकाइयों में मापा जा सकता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टेबल लेते हैं और डायग्राम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेबल हमें किस ढंग से लेने हैं। हमने कहा था ना इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाना है, तो पहले एक लाइन लिख लेना चाहिए आपको जब भी टेबल आप बनाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दो, द रिटर्न्स टू स्केल कैन बी अंडरस्टूड, समझा जा सकता है कहाँ से, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। मतलब पैमाने के प्रतिफल को हम निम्न तालिका और रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। इसी बात को आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए कैसे कैसे जो है टेबल बनाने हैं। सो बहुत आसान है, घबराइए मत कि कौन कौन सा चीज़ें रटना पड़ेगा। रटना कुछ भी नहीं पड़ता इसमें। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, यूनिट्स ऑफ लैंड, भूमि की मात्रा ले लिया। इसी ढंग से लेबर को भी ले लिया, आप कैपिटल को भी ले सकते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम समझने के लिए दो फैक्टर्स को ले लिए हुए हैं, जहां से एक हम लोग लैंड को जनरली कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर, लेकिन चूंकि रिटर्न्स टू स्केल में ये मान लिया गया है कि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि लॉन्ग रन मान लिया गया ना, तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर कब होते हैं, सिर्फ शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो जाते हैं, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा लैंड भी देखो बढ़ाया जा रहा है ना, यहाँ पर हमारा भूमि की मात्रा बढ़ रही है, फिर इसी प्रकार से श्रम की मात्रा भी बढ़ रही है। मतलब दोनों फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल हैं। लेकिन प्रपोर्शन पर भी ध्यान दीजिए, अगर 1 एकड़ मान लो हमने यहाँ पर भूमि लगाया है तो उसके साथ में 2 हमारे जो हैं लेबर लगे हुए हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर हम यहाँ पर भूमि की मात्रा को ज़्यादा कर देते हैं, 1 इकाई बढ़ा दिए, तो जिस रेशियो से इसको हमने बढ़ाया उसी रेट में इसको भी बढ़ा देना है। तो यहाँ पर देखो हमने 4 कर दिया। ठीक है, मतलब जितनी बार हम 1 एक्स्ट्रा यूनिट लगाएंगे लैंड, उतना ही ज़्यादा जो हम लगाते जाएंगे लेबर। लेकिन उसी हिसाब से ध्यान रखना, क्योंकि जब हमने एकड़ लैंड लगाया था, भूमि था 1 एकड़, तो हमारे लेबर था 2। तो जितनी बार हम 1 एकड़ एक्स्ट्रा जो है भूमि लगाएंगे उतनी बार हम इसमें 2 इकाई चेंज करेंगे लेबर के साइड में। क्लियर है? तो देखो फिर से हमने 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर हमने कितना बढ़ाया, 2, क्योंकि रेशियो आपको सेम टू सेम रखने हैं, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से हमने 4 कर दिया तो यहाँ पर 8 कर दिया, यहाँ पर देखो 5 कर दिया तो यहाँ पर हमने 10 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसी ढंग से 16 किया है तो फिर 12 कर दिया है, और फिर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर देखिए 14 है, यहाँ पर फिर देखो 8 है तो यहाँ पर कितना है, 16 है। मतलब आप समझ गए हैं कि अच्छा इसका मतलब जिस रेशियो से हम भूमि को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में हमें लेबर्स की संख्या भी बढ़ाते जानी है। ये तो बात तय हो गई। चलो आगे देखते हैं। हुआ क्या शुरुआत में, इसे आप भूल जाइए अभी, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर लोगे। सबसे पहले मार्जिनल पर फोकस करो। जितनी बार यहाँ पर हम दोनों फैक्टर्स को चेंज करते जा रहे हैं, ये दोनों मिल करके काम चुकी कर रहे हैं ना, इतना लेबर इतना लैंड इतना लेबर, तो ये मिल करके दोनों जो है काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आउटपुट देखिए हुआ क्या, पहले मात्र 4 यूनिट हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मिल रहा है। मार्जिनल रिटर्न्स भी आप इसे बोल सकते हैं, 4 यूनिट है। फिर कितना हो गया, 6, मतलब बढ़ा। एमपी क्या हुआ, बढ़ा। फिर से देखो एमपी बढ़ा, फिर से बढ़ा, लेकिन अब देखो तो कांस्टेंट है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का आपका जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, टीपी हमारा यहाँ तक क्या हुआ, बढ़ा है। टीपी तो हमेशा से बढ़ा हुआ नजर ही आएगा, लेकिन एमपी पर मेनली फोकस करना है कि एमपी जो है कब तक बढ़ा, तो यहाँ पर देखो यहाँ तक बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग जो है वो क्या मान देंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक का नाम हम लोग दे देंगे इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर स्टेजेस में लिख लेना आपको, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
ध्यान से सुनिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लिखना है, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल लिखना है, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल लिखना है। अब ध्यान दीजिए, इसी स्टेज से फिर आप यहाँ से इधर चले आइए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दिख रहा है। क्योंकि देखो हमेशा से मार्जिनल प्रोडक्ट 10 10 10 आया, मतलब कि यहाँ पर हमारा होगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि स्थिर पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। और फिर देखो यहाँ पर फिर से इन चीज़ों को, चूंकि यहाँ पर इधर भी बढ़ाया गया है, लेकिन हमारा देखो एमपी क्या हुआ, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6 हो गया, और इसी ढंग से फिर आगे हो सकता है 4 हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब घटना, डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं आप, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये हो गया आपका कौन सा भाई, ये हो गया आपका ह्रासमान प्रतिफल, है ना। ये हो गया क्या आपका ह्रासमान प्रतिफल, यानी कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। तो देखो यहाँ तक जो है ना 6 के बाद 4 भी हुआ है, ये भी आपका उसी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 एकड़ जो है भूमि लगाया गया और 18 जो है वो यहाँ पर लेबर लगा दिए गए। तो टीपी हमेशा क्या हुआ है, हमेशा बढ़ा हुआ है। आप टीपी कैसे निकालते हैं, जो शुरुआत में 4 6 8 10 हुआ था, यानी कि एमपी शुरुआत में बढ़ा देना है, ऐसे ही बढ़ा देना है, कुछ ना कुछ संख्या लेकर के 2 4 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना है। उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में कांस्टेंट कर देना, फिर जो है घटाने लगना। तो इसलिए 9 लिया गया है ताकि हम तीनों स्थितियों को समान रूप से दिखा सकें। देखो 3 बार हमने क्या किया, इसको बढ़ाया, फिर यहाँ पर देखो उसके बाद क्या किया मैंने, कांस्टेंट रख दिया, और फिर क्या किया मैंने, घटाए दिया। तो इस ढंग से आप जो है वो तीनों स्थितियों को दिखा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो शुरुआत में जो एमपी रहता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट रहता है, थोड़ा सा रुको, यहाँ पर देखो जो सीमांत उत्पाद है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो देखो 4 का 4 ही हमने रख दिया, फिर 4 और 6 जोड़ करके कितना कर दिया, 10, फिर यहाँ पर दोनों जोड़ करके, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 हो चुका था, 10 और 18 हो जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार से यहाँ तक 18 हो गया था, 18 और 10 कितना, 28। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से प्रत्येक बार जोड़ते चले जाना है। और 28 तो जोड़ चुके थे, तो 28 में से 10 जोड़ दो, 28 और 10 को जोड़ देंगे 38 हो जाएगा, फिर 38 और इस 10 को जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, 48 और 8 को जोड़ देंगे 56 हो जाएगा, 56 और 6 को जोड़ेंगे 62 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो टीपी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन एमपी देखेंगे तो शुरुआत में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, फिर कांस्टेंट रह गया यहाँ से यहाँ तक, फिर देखो डिमिनिश करने लगा। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं पैमाने का जो है वो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वृद्धिमान प्रतिफल, फिर हुआ समान प्रतिफल, फिर हुआ ह्रासमान प्रतिफल। अब चलिए आगे दिखाते हैं डायग्राम आपको कैसे प्लॉट करने हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो ध्यान से डायग्राम बनाने कैसे हैं, डायग्राम बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये डायग्राम बहुत ही आसान बनाने में लगेगा। देखो यूनिट्स ऑफ लेबर हमने इधर रख दिया है, क्योंकि आप लैंड की मात्रा को नहीं दिखा पाओगे दोनों एक साथ में, तो कोई ना कोई एक आप दिखा देना काफ़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चूँकि ऊपर में सारे एजम्पशंस तो लिख दिए गए हैं ना, तो दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो यूनिट्स ऑफ क्या लिखा गया है, लेबर। तो हमने देखो यहाँ पर क्या बताया, 2 जब लेबर लग रहे थे और 1 एकड़ भूमि लग रहा था, तो उस टाइम जो है ना आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना था, 4। तो यहाँ से आप यहाँ तक मिला सकते हैं इसे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर मिलाना नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट देने हैं इसके सामने। ठीक है, समझ गए होंगे। इधर चूंकि मार्जिनल प्रोडक्ट को हमने रखा है, इधर लेबर को रखा है। तो जब हमने 4 लेबर कर दिया था, 4 लेबर कर दिया था, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो 6 हो गया था। अभी आपने देखा है टेबल में। तो इस ढंग से जो है आपको करते जाना है। फिर यहाँ पर भी आपने पॉइंट दे दिया, यानी कि इसको सामने। ठीक है, फिर जब हमने 6 यूनिट्स ऑफ लेबर कर दिया था, तो यहाँ पर देखो 8 हमारा जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट हो चुका था। और इसी ढंग से जब हमने 8 यूनिट्स ऑफ लेबर कर दिया था, तो हमने यहाँ पर देखो 10 जो है मार्जिनल प्रोडक्ट को लिखा हुआ है। फिर आपका 10 यूनिट ऑफ लेबर पर जो है वो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर फिर 10 ही हो रहा है। फिर 12 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाने पर यहाँ पर देखो फिर से 10 हो रहा है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रह गया, तो सेकेंड स्टेज बोल रहे हैं। शुरुआत में बढ़ रहा था तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बाद में कांस्टेंट रह गया तो कांस्टेंट रिटर्न्स, और फिर डिमिनिश होने लगा, घटने लगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब कि इसी ढंग से आपको काम करने होंगे। बनेगा या नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि डायग्राम किन लोगों को डिफ़िकल्ट लगा, डायग्राम आसान लगा तो सब कोई जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना आसान है। क्या लिखोगे, आसान है। इसी तरह से टाइप कर देना आसान है, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को ये कंप्लीट जो है वो वीडियो के लेक्चर्स समझ में आ गए हैं। चूँकि अब हम आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या हमने नाम दिया है। अच्छा, आप यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, जैसे हमने किया भी है, आपको लिख देना स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और इधर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3।
तो ए से लेकर के बी तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बी से लेकर के सी तक कांस्टेंट रिटर्न्स और सी से लेकर के डी तक डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यही चीज़ अभी हम नीचे लिखने वाले हैं। देखो यहाँ पर कैसे मैंने लिखा है। सो क्या हमने लिखा है, कह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव टेबल एंड डायग्राम दैट इनिशियली यानी कि प्रारंभ में, इनिशियली मतलब प्रारंभ में मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी क्या हो रहा था, इंक्रीजेज बढ़ रहा था। इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन, जब हम समान अनुपात में सभी साधन को बढ़ा रहे थे तो हमारा आउटपुट कैसा हो रहा था, एमपी बढ़ रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगेन मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, फिर एमपी हमारा क्या हो गया था, कांस्टेंट 10 10 10 10 निकल रहा था। कब, इफ ऑल द फैक्टर्स आर यूज्ड इन इक्वल प्रपोर्शन, फिर भी हम इक्वल प्रपोर्शन में बढ़ाए जा रहे थे लेकिन आउटपुट हमको कैसा मिल रहा था, कांस्टेंट मिल रहा था। क्लियर है। अल्टीमेटली यानी कि अंततः क्या हुआ, इफ ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन, लेकिन जब ही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब सेम प्रोपोर्शन बढ़ाए जा रहे थे, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया था डिक्लाइन करना यानी कि घटना शुरू हो गया था, है ना। तो इस ढंग से आपको लिखना है। हिंदी में भी हमने ठीक उसी ढंग से जो है चीज़ें नोट कर रखा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने कि उपरोक्त तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट है कि यदि उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाए तो प्रारंभ में सीमांत उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है। शुरुआत में क्या होता है, सीमांत उत्पाद जो है वो बढ़ता है, क्योंकि हमने उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में लगाया था। पुनः यदि सभी साधनों को समान अनुपात से उपयोग किया जाएगा तो सीमांत उत्पादन क्या था, स्थिर था। आपका एमपी कैसा था, कांस्टेंट। अंततः कैसा हो गया था, कह रहे हैं कि यदि सभी साधनों को समान अनुपात से बढ़ाया जाए तो हमारा जो उत्पादन है वो घटना शुरू हो गया था। तो इस ढंग से आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट समझ में आया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, आसान है। ठीक है, सो मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। जय हिंद।